हाँ जी, देखते हैं आज क्या क्या आया हुआ है इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो इंडिया कनाडा चिल डीपन्स फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एग्जिट्स ट्रेडिंग ऑफ चार्जेस। तो इंडिया कनाडा रिलेशंस फिर से नेगेटिव रीजन की वजह से न्यूज में। को बताएगा क्या हुआ इसमें पिछले कुछ महीने में इंडिया कनाडा रिलेशंस में क्या चल रहा है? ओके, वो अलग चीज है। और कुछ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम चल रही है? हाँ, ठीक है। बेसिकली कनाडा में एक सिख एक्सट्रीमिस्ट रहता था जिसका नाम था सम निज्जर। पूरा नाम जानना जरूरी नहीं है, शायद हरदेव सिंह निज्जर, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी किसी शूटर्स ने उसको मार दिया। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये इल्जाम लगाया है कि वो इंडियन गवर्नमेंट ने कराया था कनाडा में। और कुछ ही दिनों में 3 लोगों की ऐसे असैसिनेशन हुई कनाडा में, और वो तीनों सिख एक्सट्रीमिस्ट थे। किसी ना किसी टाइम इंडिया से गए हुए थे और इंडिया में वो लोग बैंड है, मतलब वो इंडिया वापस नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो आते ही अरेस्ट हो जाएंगे। तो उन तीनों की किलिंग्स हुई, तीनों ही अनआइडेंटिफाइड शूटर्स थे। तो उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये इल्जाम लगाया इंडियन गवर्नमेंट पे कि इंडियन गवर्नमेंट ने शूटर्स भेजे थे और उन्होंने इनको मरवाया। तो अब ये एलिगेशन लगा देना बहुत अनयूजुअल बात है। ये कह देना कि अनआइडेंटिफाइड किलर्स ने मारा है कुछ बात है, लेकिन सरकार ने मरवाया है। एक कंट्री की गवर्नमेंट ये जब दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसा हुआ। अब उसके कुछ रीजंस हैं जो इंडिया कहता है कि वो रीजंस हैं। पहली बात तो इंडिया 100% डिनाई करता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कराया है, एंड वी नेवर नो। पर हमारी ऑफिशियल पोजीशन है कि हमने नहीं करवाया भाई, वो वैसे भी एक्सट्रीमिस्ट थे, किसी के साथ उनकी लगती होगी, उन्होंने मरवा दिया होगा। और इंडिया से गए हुए इन लोगों को 25-25, 30-35 साल हो चुके हैं। लाइक पंजाब में जब मिलिटेंसी का टाइम खत्म हुआ था, लेट 80s 90s का, अर्ली 90s का जो टाइम था, तब ये लोग पंजाब से भाग गए थे एंड दे वेंट टू कोई कनाडा, कोई यूएस, कोई जर्मनी, अलग अलग कंट्रीज में चले गए थे। तो इंडिया डिनाई करता है हमने ये नहीं करवाया। दूसरी बात कि कनाडा में पंजाबी डायस्पोरा स्पेशली बहुत ज्यादा रहता है। इट इज लाइक, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ कैनेडाज पॉपुलेशन इज नाउ पंजाबी पॉपुलेशन, नॉट ओनली इंडियन, पंजाबी इंडियन पॉपुलेशन। ये कुछ ट्रेंड्स हैं। अगर हम इंडिया का डायस्पोरा डेटा देखें ना, तो इंडिया की कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स से कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में लोग जाते हैं, जिसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है एक दूसरे को देख के कि वो भी कनाडा चला गया, आपा भी चले जाते हैं, वो भी इतने जाके सेट हो गया, आपा भी हो जाते हैं। सो यू गेट कल्चरली इंक्लाइंड। या फिर एक पर्टिकुलर तरह की रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर तरह की स्टेट से फुलफिल होती है। जैसे कि मिडल ईस्ट जो है, वहां केरला के बहुत लोग रहते हैं। मिडल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है, वहां केरलाइट्स बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि इन कंट्रीज के पास बहुत पैसा है ऑयल बेच बेच के, और इन कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता था आज से 25-30 साल पहले तक। तो इन्होंने सोचा कि हमारे पास इतना पैसा है और हमें अब अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, रोड्स, ये वो सब बनाना है, तो हमें चीप लेबर कहाँ से मिलेगी? सो दे स्टार्टेड कॉलिंग पीपल फ्रॉम अदर अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया से, केरला से लोगों ने वहां जाना शुरू किया। उसका एक रीजन ये था कि केरला में बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं। तो वहां से कोई ना कोई चर्च ने कनेक्शन जोड़ा कि इन लोगों को बाहर की कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो वहां से अब कुछ लोगों ने जाना शुरू किया। उन्होंने वहां से सऊदी अरेबिया या यूएई से पैसे केरला में वापस भेजने शुरू किए अपनी फैमिली को। तो देख देख के बाकी लोगों को भी लगा, सो दे स्टार्टेड गोइंग टू मिडिल ईस्ट ओवरवेलमिंगली। तो आप जब देखोगे तो केरला से बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में गए हुए हैं। सिमिलरली पंजाब से बहुत से लोग कनाडा में गए हुए हैं। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग है। इसी तरह गुजरात से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में सेटल्ड हैं। मतलब एक तरह से एक ट्रेंड सा बन जाता है। सो इन दिस केस इट इज नॉट द एंटायर इंडियन डायस्पोरा दैट इज सेटल्ड इन कनाडा, particularly Punjabis are settled there. And when I say Punjabis, again a majority of them are Sikhs. ठीक है जी। तो दिस इज द रीजन कि ये कनेक्शन है, और ये कनेक्शन अब इतना प्रोमिनेंट हो चुका है कि ये होना आज से 30-40 साल पहले शुरू हुआ था कि पंजाबी स्टार्टेड मूविंग ओवर देयर। तो आज उनकी वहां की लोकल पॉलिटिक्स में इतनी पैठ है कि जो वहां की कैनेडियन गवर्नमेंट है उसमें 7 से 8 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सिख हैं और 3 मंत्री सिख हैं।
एंड द गवर्नमेंट इन कनाडा जो जस्टिन ट्रूडो हेड कर रहे हैं, इट इज नॉट अ मेजोरिटी गवर्नमेंट, इट्स अ कोलिशन पार्टी। तो उनमें एक सपोर्ट सिख पार्टी की भी है, तो अगर वो सपोर्ट वापस ले लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी। सो मे बी ही इज पैंडरिंग टू द सिख पॉपुलेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, हु नोज। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जस्टिन ट्रूडो से पहले भी गवर्नमेंट्स रही हैं, लेकिन उनमें कभी उस पार्टी की इतनी सपोर्ट नहीं थी, शायद इस वजह से उन्होंने इन मुद्दों को इतना नहीं उछाला। बट अब इन मुद्दों को शायद इसीलिए उछाला जा रहा है सो दैट दोज पीपल कैन फील हैप्पी। नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स, एक रिलीजन के सभी लोग एक्सट्रीमिज्म को कभी सपोर्ट नहीं करते। इट इज जस्ट 5-6%, लेट्स से अ फ्यू परसेंट ऑफ पीपल हु प्रमोट एक्सट्रीमिज्म इन एवरी रिलीजन, या उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से ये सारा स्लाइड जो है वो आया है। अब उन्होंने हम पे एलिगेशन लगाया, वी वर लाइक ओके देन गिव अस एविडेंस, जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। तो एक कंट्री की गवर्नमेंट का एक दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा देना और एविडेंस ना दे पाना इज समथिंग दैट इज अ डिप्लोमेटिक डेथ, इसे माना जाता है। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे बहुत बार एलिगेशन लगाए हैं कि हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक आपने कराए या वो कराए, वी हैव गिवन एविडेंस एवरी टाइम। 26/11 हमला हुआ था जो मुंबई पे, उसकी प्रॉपर कोर्ट केस ट्रायल सब कुछ चला था, हमारे पास एक एक चीज का एविडेंस था, क्योंकि वो 6 लोग ही जब हमारे पास हैं जो अटैक करने आए हैं, उससे बड़ा एविडेंस क्या होगा। बोट से आए थे, बोट की ट्रेजेक्ट्री सबको पता है कि वो कराची से बोट चली थी, उसकी हमारे पास जीपीएस पे ट्रेजेक्ट्री मैप्ड है। जो वो लोग खाने को सामान अपने साथ लेके आए थे, हथियार लेके आए थे, वो सब पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड थे। उन लोगों की बॉडीज, उन लोगों की सारी आईडीज एंड एवरीथिंग वी हैव, जो कि ट्रायल में एविडेंस का हिस्सा बने। सो वी हैव मटेरियल एविडेंस टू शो कि हाँ वो लोग पाकिस्तान से आए थे और अटैक किया। बट वो जो अनआइडेंटिफाइड शूटर्स थे, दे हैव नथिंग अगेंस्ट इंडिया। तो ये एक डिप्लोमेटिक डेथ वाली सिचुएशन है। तो अभी रिसेंटली भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि उन्होंने हमारे हाई कमीशन के स्टाफ के 6 लोगों को बोल दिया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। तो इन रिटेलिएशन हमने भी बोल दिया, दिल्ली में जो कनाडा की हाई कमीशन है, हमने भी उतने लोगों को उसमें बोल दिया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ वेरी यू कैन से रिटेलिएशन का तरीका है कि तुम हमारे 6 लोगों को वापस भेजोगे, निकाल दोगे वहां से, तो हम भी तुम्हारे 6 लोगों को निकाल देंगे। तो अब ये सिचुएशन है, और जब सिचुएशन यहां तक पहुंच जाए मतलब बहुत खराब हो चुकी है। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि इंडिया कनाडा का आगे क्या होता है। अगर हम इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इकोनॉमिक टाइज नहीं है इंडिया और कनाडा में, मतलब ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीपल टू पीपल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायस्पोरा कनेक्शन। तो इंडिया इसी वजह से कोई हार्श स्टेप नहीं ले रहा है कि जो कनाडा जितना करता है उतना की हम जवाब दे देते हैं। अगर हम रिटेलिएट या हम ऑफेंसिव होने पे आए तो हमारे ही लोगों को नुकसान होगा। So there are around 20-25 lakh people living in Canada who are of Indian origin, और उसमें से overwhelmingly 15-16 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाबी हैं। So it matters a lot कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो वो आगे से वीज़ा लगाने बंद कर दें या वीज़ा कम कर दें, या वहाँ से यहाँ लोग आने मुश्किल हो जाएं, या यहाँ से वहाँ जाने मुश्किल हो जाएं। So we don't want that। तो हम इस वजह से थोड़ा सा रुके हुए हैं, हम सिर्फ रिटेलिएट करते हैं, हम ऑफेंसिव पे नहीं आते कि हम कुछ नया करते हैं उनके साथ, दैट वी आर नॉट डूइंग। तो ये अभी इंडिया कनाडा रिलेशंस की जो है सिचुएशन चल रही है। अब इट रिमेन्स टू बी सीन कि आगे क्या होने वाला है। एंड द इलेक्शंस आर पेंडिंग इन कनाडा। तो अब ये भी एक रीजन हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट इज एक्टिंग इन अ सर्टेन वे, कि वो सारा जो लोग हैं उनमें से काफी सारे लोग तो पीआर ही रहते हैं, लेकिन कई लोग वहां की सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड पीआर। जब आपने वहां की सिटीजनशिप ले ली तो आप वोट कर सकते हैं, तो वो सब लोग वोट कर पाएंगे। तो मे बी द गवर्नमेंट इज लुकिंग कि भाई वो लोग हमारे फेवर में वोट कर दें, हम जीत जाएं। लेकिन अगर वहां इलेक्शन के बाद ट्रूडो की गवर्नमेंट नहीं आई एंड दिस पार्टी, द सिख पार्टी, हैज नो रोल टू प्ले इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, देन द न्यू प्राइम मिनिस्टर मे चेंज द टाइज अगेन, हू नोस। क्योंकि अगर हमारे लोग इतने वहां गए हुए हैं तो उनको भी हमसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक इंडियन जो स्टडी वीजा पे भी वहां जाता है, 10 लाख रुपए का तो उसे डिपॉजिट ही दिखाना होता है, उसके बाद इससे डबल ऑलमोस्ट वो फीस पे करता है। तो इंडिया से सिर्फ पंजाब से 1 साल का फॉरेक्स आउटगो या यहाँ के लोगों का जो पैसा बाहर जाता है, दैट इज अराउंड 58,000 करोड़ रुपीज। आप सोचो ना कि अगर 2-2.5 लाख लोग हर साल कनाडा जा रहे हैं
जितने के स्लॉट वो ओपन करते हैं, तो हर बंदा अगर 5-5, 10-10 लाख खर्च कर रहा है तो इट्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस, जो कि उनकी गवर्नमेंट को डायरेक्ट फायदा है। हाँ, अब वो लोग वहां पे जॉब्स करते हैं, फिर वो रिमिटेंसेस वापस भेजते हैं, तो उसमें से काफी हद तक पैसा वापस भी आ जाता है, बट स्टिल देयर इकोनॉमी इज टू अ लार्ज एक्सटेंट मूविंग बिकॉज ऑफ दिस। कई केसेस में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि वहां पे नए कॉलेजेस बनते हैं एंटायरली ऑन दिस बिलीफ कि फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, कनाडा आने के चक्कर में वो यहाँ एडमिशन कराएंगे एंड हम उससे ही चल पड़ेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ का डायस्पोरा ना हो वहां पढ़ने के लिए, तो वहां के लोग कितने ही हैं, कैसे ही उनकी इंडस्ट्रीज चलेंगी, कैसे ही उनका सर्विस सेक्टर चलेगा, एग्रीकल्चर चलेगा, कुछ भी चलेगा। इट्स एन अंडर पॉपुलेटेड कंट्री। द रीजन कि उन्होंने माइग्रेशन को इतना फोकस दिया इज बिकॉज दे आर एन अंडर पॉपुलेटेड कंट्री, तो उन्हें चाहिए माइग्रेंट्स, तो वी आर फिलिंग दैट वैक्यूम एंड वी आर प्रोवाइडिंग देयर इकोनॉमी विद दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, लेकिन हम बात को एस्केलेट नहीं करना चाह रहे। तो नाउ चीजें चेंज होने का तभी चांस है जब कनाडा में इलेक्शन हो जाए, उसके बाद मे बी प्राइम मिनिस्टर चेंज हो, नहीं हो, देन वी विल गेट टू नो कि अगले 5 साल क्या होने वाला है। तो अब तक के लिए तो द टाइज आर एट एन ऑल टाइम लो। चिल डीपन्स मतलब रिलेशन खराब हो गए हैं सॉर्ट ऑफ, ठीक। ये एक सिंपल सी न्यूज है, स्टेट स्पेसिफिक है वैसे तो। पंजाब डीजीपी लॉन्चेस साइबर मित्र चैटबॉट फॉर साइबर क्राइम्स। तो ये एक चैटबॉट है जो कि एआई बेस्ड है, यानी कि आप इसमें कोई भी FAQ डालोगे, कुछ भी पूछोगे, सामने से जवाब देगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इसका नाम है साइबर मित्र। किसी के साथ भी साइबर क्राइम हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे कुछ अर्जेंटली पूछना हो तो ये चैटबॉट रिप्लाई करेगा। ठीक है जी, पंजाब डीजीपी ने ये लॉन्च किया है। उसके अलावा 1930 ये एक हेल्पलाइन है जो ऑलरेडी फंक्शनिंग है पिछले 3 साल से। साइबर क्राइम हेल्पलाइन है ये। 1930 पे आप कॉल करो, कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ है, कुछ भी हुआ है, स्कैम हुआ है, यू कैन फाइल योर कंप्लेंट हियर एज वेल। तो ये चैटबॉट हर कोई लॉन्च कर रहा है हर चीज के लिए, तो पंजाब सरकार ने भी कर दिया मित्र। ठीक है जी। 26,000 complaints have been reported on this। चलो बस ये इतना ही था। नेक्स्ट ये एक आर्टिकल आया हुआ है एडिटोरियल पेज पे, ऑनर J&K मैंडेट, ओमर अब्दुल्ला विल लीड अ गवर्नमेंट विद सर्कमस्क्राइब्ड पावर्स एज ही नेगोशिएट्स अ वे फॉरवर्ड, सेंटर एंड LG मस्ट वर्क विद हिम। तो अब आज है 15 अक्टूबर, कल जम्मू एंड कश्मीर में चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ओथ लेंगे। कौन सी पार्टी के हैं ये? जी, पार्टी का नाम, मेजर पॉलिटिशियंस और उनकी पार्टीज के नाम आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 20 से 25 मेजर पार्टीज के नाम पता हो, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं आती, तो सबको पता होता है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी छोड़ दो, इसके अलावा हर स्टेट में एक एक दो जो प्रोमिनेंट रीजनल पार्टीज होती हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। सो उमर अब्दुल्ला इज NC, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नॉट कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इनकी सरकार बन रही है अब जम्मू एंड कश्मीर में, बिकॉज इनकी मेजॉरिटी आ गई थी। तो ये पहली बार इलेक्शंस हैं जब जम्मू एंड कश्मीर को यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। 2019 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, 5th August 2019 was the date when Article 370 was abrogated, और उस दिन जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। Ladakh became a full-fledged UT and Jammu and Kashmir became a UT with legislative assembly. UT with legislative assembly akin to Delhi and Puducherry. लेकिन एक मेजर डिफरेंस जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में, एक नहीं बल्कि मल्टीपल मेजर डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस, लेट अस से दिस इज J&K on one side and this is Delhi
and Puducherry on the other side. सबसे पहला फर्क ये है कि दिल्ली और पुडुचेरी कभी पहले स्टेट नहीं रहे, शुरू से यूटी हैं, लेकिन ये पहले स्टेट रह चुका है, तो मेमोरी ऑफ स्टेटहुड इज फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ पीपल. उनको पता है कि स्टेट होना क्या होता है. सो इट वाज अ स्टेट, दे वर नेवर अ स्टेट. एक तो ये डिफरेंस है. दूसरा, दिल्ली एंड पुडुचेरी आर रिलेटिवली स्मॉल टेरिटरीज. Jammu and Kashmir is a larger one. तीसरा, not in case of पुडुचेरी particularly, कुछ देर के लिए पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी थी, उस टाइम पे उनमें और यहाँ के सीएम में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, बट दिल्ली में ये चलता रहा है बिटवीन अरविंद केजरीवाल एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो यहाँ पे एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम डिस्प्यूट्स चलते रहे हैं due to gray areas in law. यानी कि कुछ चीजों पे पोजीशन क्लियर ही नहीं की गई कभी कि अल्टीमेट से लेफ्टिनेंट गवर्नर की होगी या चीफ मिनिस्टर की होगी. तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से हमें पता चला कि अच्छा, लेट अस से दिल्ली में सर्विसेज किसके अंडर होंगी, या दिल्ली में विजिलेंस ब्यूरो किसके अंडर होगा, या दिल्ली में पुलिस किसके अंडर है, ऐसी ऐसी कुछ चीजें. या अगर इन चीजों पे भी डिस्प्यूट होता है तो अल्टीमेट डिस्क्रिशन किसकी मानी जाएगी. तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में अलग अलग इसके ओपिनियंस दिए हैं. जैसे सर्विसेज के केस में उन्होंने बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द फाइनल अथॉरिटी, विजिलेंस ब्यूरो के केस में सीएम इज द फाइनल अथॉरिटी, पुलिस के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी. और अलग अलग जजमेंट, क्योंकि ये लिखा नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों को, ग्रे एरियाज को क्लैरिफाई किया. अब गवर्नमेंट ने ये गलती यहां नहीं रिपीट की. उन्होंने J&K की जो अमेंडमेंट की है, जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, उसमें ये सारी चीजें लिख दी पहले ही कि फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर गड़बड़ होगी. सो इन J&K द ग्रे एरियाज सारे तो नहीं किए. अब अगर पता ही चल जाए कि ग्रे एरिया है तो फिर ग्रे एरिया काहे कर रहा, वो तो तब पता चलता है जब डिस्प्यूट अराइज होता है कि ये इस इशू पे किसके पास ज्यूरिसडिक्शन है. सीएम कहेगा मेरे पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेगा नहीं मेरे पास है, एंड देन यू सी के लॉ में क्या लिखा है, लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ है. दैट इज व्हाट वी कॉल अ ग्रे एरिया. तो अभी तक के जितने ग्रे एरियाज थे, दे हैव बीन असाइन्ड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर. कि भाई इन केस ऑफ J&K, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट regarding services, regarding vigilance bureau, regarding police, regarding land, all these things shall be taken care of by the lieutenant governor of J&K, and his decision in these respects shall be final, which shall not be questioned in the court on the ground that whether it ought to or ought not to be discussed with the CM. इतना क्लैरिफाई किया गया है क्योंकि पता है कि कल को प्रॉब्लम होगी और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. राइट, ये देखो लिखा हुआ है, द डिसीजन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही ought or ought not to have acted in his discretion. एग्जैक्ट ये लाइन लिखी हुई है इन द लॉ जो J&K के लिए पास किया गया. तो यानी कि दिल्ली और स्पेसिफिकली दिल्ली के केस में जो भी डिस्प्यूट कोर्ट में पहुंचे, उनको कोर्ट ने जो भी इसका रीजन दिया वो इसलिए दिया क्योंकि वो लिखा नहीं हुआ था, अब लिख दिया गया है. तो अब ये एक अच्छी बात भी है कि डिस्प्यूट नहीं होंगे, लेकिन ये एक बुरी बात भी है कि सेंटर ने सारी पावर अपने पास रख ली है. सो इट इज नॉट अ फुल फ्लेज स्टेट, इट इज अ यूटी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो अब ओमर अब्दुल्ला के सामने ये चैलेंज है that he has to lead a government with circumscribed powers. स्टेट तो है नहीं, बहुत कम पावर्स के साथ उन्हें ये सरकार चलानी पड़ेगी, एंड सेंटर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर मस्ट वर्क अलोंग विद हिम. झगड़े ना होते रहे यहाँ पे. ऑलरेडी 6 साल बाद लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिली है, सो इट शुड ऑनर द मैंडेट ऑफ द पीपल एंड शुड वर्क टुगेदर. अब इसमें उनके सामने सबसे पहला पॉइंट जो है
ही हैज टू बी अ रियलिस्ट। इसके ऊपर एक आज आर्टिकल और भी आया हुआ है बट उसमें इतना ज्यादा कुछ था नहीं। ओमर अब्दुल्ला शुड बी अ रियलिस्ट। अगर वो अगले 5 साल यही गाना गाते रहे कि मुझे तो 370 दोबारा रिस्टोर कराना है, दोबारा कराना है, इट्स इम्प्रैक्टिकल। इवन इफ इट कैन बी डन, इट कैन ओनली बी डन बाय द सेंटर, जिसके होने की लेस देन 1% प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में। अगर सेंटर गवर्नमेंट बदल भी जाती है तब भी, अभी तो देखो अभी लोकसभा इलेक्शन हुए तो अगले 5 साल ये सरकार कहीं नहीं जा रही, और अभी जे&के इलेक्शन हुए हैं तो दे आर लाइक को टर्मिनस। तो ओमर अब्दुल्ला फॉर द नेक्स्ट 5 years कैन नॉट डू एनीथिंग, ही कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल वैसे तो, बट अगले 5 साल सेंटर भी नहीं बदल रहा ना। या तो हो कि कांग्रेस कह रही हो कि अगर हम सेंटर में पावर में आ गए तो हम 370 हटा देंगे, दे आर ऑल्सो नॉट सेइंग दैट। वो ये कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड रिस्टोर कर देंगे, कि भाई तुम यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तुम्हें फुल फ्लेज स्टेट फिर से बना देंगे। सो व्हाट इज द रीजन कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी ही थी यहाँ पे तो यूटी क्यों बना दिया इसको? स्टेट थी तो सही, लद्दाख को यूटी बनाना था, बना देते, वो बन गई है। बट वाई टू मेक इट अ यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली देन? तो चंडीगढ़ जैसी फुल फ्लेज यूटी क्यों नहीं बना दी? क्या रीजन है? ओके, तो कैसे? बिल्कुल ठीक है। सीएम हाँ हाँ बोलो बोलो। कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस इतनी रहती है तो सेंटर खुद ही डील कर ले, उससे तो ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन, बिकॉज इट्स अ डिस्टर्ब्ड एरिया। अदरवाइज जितने बहुत ही सिंपल से काम होते हैं, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो सब तो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी अंडर ओमर अब्दुल्ला। लेकिन लैंड, पुलिस, ऑर्डर, है ना, ये सारी चीजें सेंटर गवर्नमेंट देखेगी। और वैसे भी यहाँ पे तो पुलिस से ज्यादा आर्मी दिखती है, तो आर्मी वैसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आर्मी तो अंडर नो सर्कमस्टांस कैन बी कंट्रोल्ड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंटर ही कंट्रोल करेगा। तो सेंटर को लगा कि ये इतना डिस्टर्ब्ड एरिया है, अगर यहाँ की आर्मी तो हमारे अंडर है ही, पुलिस भी अंडर आ जाएगी तो मिलकर अच्छा काम हो जाएगा। सो दे हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। तो वो ये कहते हैं कि जब हमें लगेगा कि यहाँ डिस्टर्बेंसेस कम हो गई हैं तो इसको फुल फ्लेज स्टेट बना देंगे फिर से, फिर पुलिस वगैरह जो है फिर से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाए। बट तो why he should be a realist? He should not focus on Article 370. उसका कुछ नहीं होने वाला है। He should rather focus on governance, representing the people, उनकी जो भी विशेष हैं, क्योंकि लोगों ने उनको उसको जिताया है, तो मतलब लोग चाहते हैं कि यहाँ की पार्टी बने। अगर लोग चाहते होते कि नेशनल लेवल की पार्टी यहाँ जीत जाए तो बीजेपी या कांग्रेस को सारी वोटें पड़ गई होती, बट नो, लोगों ने रीजनल पार्टी को जिताया है। दैट मीन्स पीपल वांट देयर ओन वॉइसेस। तो गवर्नेंस पे ध्यान दें, रिप्रेजेंटिंग द पीपल पे ध्यान दें, एंड स्टेटहुड रिस्टोरेशन पे लॉन्ग टर्म में काम करें, जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि रियलिस्ट है। स्टेटहुड रिस्टोरेशन जो कि सेंटर गवर्नमेंट ने बोला भी है कि हम कर देंगे। तो अगर कुछ मांगना है तो ये मांग रहे हैं आर्टिकल 370, अदरवाइज इट इज लाइक वेस्टिंग योर टाइम। अब अगर ये इनको सीएम बने हैं और मेजॉरिटी से बने हैं और इनको ये मौका मिला है कि अगले 5 साल तक ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन दैट एरिया, इन दैट स्टेट, तो उसको वो वेस्ट ना कर दें अपॉर्चुनिटी को। ही शुड इंप्रूव, विच इज ऑलरेडी इंप्रूविंग, टूरिज्म इन द स्टेट एंड इकोनॉमी, जिसको सेंटर ने काफी अच्छे से पिछले 5-6 सालों में पैसे लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस, दिस एंड दैट सब कुछ किया है। लेकिन सेंटर उतना थॉटफुली पैसा नहीं खर्च सकता जितना वहां के लोग खुद खर्च सकते हैं। तो वहां के लोग मतलब वहां की सरकार, सो दे शुड नाउ फोकस ऑन कि वो सारा ग्रांट जो सेंटर इतनी सारी दे रहा है, अब यूटी है तो उसका फायदा ये भी है कि सेंटर बहुत पैसा देता है। फिर जैसे चंडीगढ़ इज अ वेरी गुड एरिया टू लिव बिकॉज इट्स अ यूटी, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। तो अगर वहां इतना पैसा आ रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड, उस पर फोकस करें ओमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट, ताकि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और अब तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं। सो हाउ टू हार्मोनियसली डेवलप जे&के
कि वहाँ लोग दोबारा टूरिज्म के लिए जाने लग जाएं और सारे लोग दोबारा हिमाचल ना जाना शुरू हो जाएं. पीपल शुड समहाउ डाइवर्ट टू दैट एरिया एज वेल. क्यों जाते हैं लोग हिमाचल? इसीलिए ना क्योंकि JNK डिस्टर्ब्ड है. अब कोई पिकनिक मनाने जा रहा है तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना कि मैं पहुंचूं और अगले दिन कर्फ्यू लग जाए वहां पे. दैट इज द रीजन व्हाई JNK लॉस्ट अ लॉट ऑफ टूरिज्म. अदरवाइज आप लोग कभी टूरिस्ट सीजन में मनाली या शिमला या मसूरी गए हो तो आपको पता है वहाँ क्या हालत होती है. वाई पीपल गो देयर व्हेन JNK इज, मतलब मैं कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं करूंगा, बस मच मोर ब्यूटीफुल देन द लोअर हिमालयस. है तो सारे हिमालयस ही हैं. इज बिकॉज दैट इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया. अदरवाइज किसी टाइम पे अमिताभ बच्चन की मूवीज आती थी जो 70s 80s में, इट यूज्ड टू बी अ पीसफुल एरिया JNK. तो वो डल लेक की शूटिंग्स होती थी. इट वाज द मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेस फॉर शूटिंग्स एंड फॉर फैमिली पिकनिक्स एंड वेकेशंस. लेकिन 80s में मिलिटेंसी जो वहां शुरू हुई तो वो आज तक रुकी नहीं है. एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? 1987 में, ये मैं बता चुका हूं आपको शायद, 1987 में असेंबली इलेक्शंस हुए थे JNK में जो कि रिग्ड इलेक्शंस थे. तो की थी हमने एक दिन बात है ना थोड़ी डिटेल में. सो आफ्टर दैट मिलिटेंसी स्टार्टेड इन JNK. और उसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि 1945 से लेकर 1991 का जो टाइम है इसे हम कोल्ड वॉर का टाइम कहते हैं, USA और USSR के बीच में. ठीक है, पता है आपको ये बात? तो इस टाइम पे प्रॉक्सी वॉरफेयर लड़ा जा रहा था. USA चाहता था कि हमारे साथ हो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज, सोवियत यूनियन चाहता था हमारे साथ हो. वन ऑफ द बैटलफील्ड्स वाज अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान में USSR ने इन्वेड कर दिया इन 1979. USSR ने अपनी फोर्सेस भेज दी, अफगानिस्तान इन्वेड कर दिया. अब USA डायरेक्टली नहीं आ सकता था अफगानिस्तान में क्योंकि कोल्ड वॉर थी. अगर डायरेक्टली आ जाते तो वो हॉट वॉर बन जाती, फिर न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट होता. USA ने सोचा कि अब मैं अफगानिस्तान में कैसे अफगानिस्तान को वापस लूं. सो USA स्टार्टेड समथिंग जिसका आज पूरी दुनिया खामियाजा भुगत रही है. व्हाट डिड दे स्टार्ट? टेररिज्म. टेररिज्म हैज बीन स्टार्टेड बाय USA इन द फर्स्ट प्लेस. तो अब उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान में, लेट अस से दिस इज अफगानिस्तान, यहाँ पे USSR है जो रूल कर रहा है अभी. लेकिन सभी लोग तो नहीं चाहते कि USSR रूल करे. देयर आर सो मेनी पीपल इन अफगानिस्तान जो चाहते हैं कि अमेरिका आ जाए या USSR निकल जाए, बस हम खुद रूल करेंगे. अफगानिस्तान इज दैट काइंड ऑफ अ कंट्री जहां बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं. तो उन्हें सब कुछ मंजूर है लेकिन बस ये नहीं मंजूर कि कोई बाहर वाला आके हम पे रूल कर ले. दैट हैज बीन देयर प्रॉब्लम. तो USA ने इन लोगों को पैसा दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, और इन लोगों को आज हम किस नाम से जानते हैं? मुजाहिदीन. मुजाहिदीन. ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ मुजाहिदीन. चाहे वो अल कायदा हो, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, their origin lies in Mujahideen, which were originally funded by US to counter USSR in Afghanistan. आज जो US बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ना, एंटी टेररिज्म ये वो, एंड इट इज टू अवेंज दिस दैट 9/11 हैपेंड. जो 9/11 अटैक US में हुआ था वो क्यों हुआ था? USA से क्या दुश्मनी है टेररिस्ट्स को? क्योंकि उन टेररिस्ट को USA ने ही क्रिएट किया था. और जब USA का काम हो गया तो अब आपने एक बार किसी को हथियार पकड़ा दिया, उसको आदत पड़ गई, अब आप उसे वापस मांगोगे तो वो दे थोड़ी देगा. तो वो आप पे ही तान देगा कि नहीं भाई ये तो अब मैं रखूंगा. AK-47 बढ़िया चलती है, जो भी काम हो सब निकल जाते हैं इससे, तो अब तो वापस नहीं करेंगे हम. सो 1979 USSR इन्वेडेड. इन 1989 USSR लेफ्ट अफगानिस्तान. 10 साल में काम खत्म. अब USA ने सोचा कि ये जो मुजाहिदीन हमने पिछले 10 साल में खड़े किए हैं, इनको बोलो कि अब बस तुम्हारा काम हो गया, अब हथियार वापस कर दो हमारे. वो तो नहीं करेंगे अब हथियार वापस. सो दे जस्ट वेंट रोग, जिसको बोलते हैं ना फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया USA ने. एक हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे दी, हथियार दे दिए, पैसे दे दिए, तो उनका काम तो हो गया. 10 साल में अफगानिस्तान छोड़ के चला गया USSR. दे कुड नॉट हैंडल द इंटरनल फाइटिंग्स एंड मिलिटेंसी, बट दिस क्रिएटेड अ फोर्स ऑफ टेररिस्ट्स जो आज तक नहीं रुक पाई है. विल नेवर बी एबल टू स्टॉप इट. तो ये लोग भाग गए आसपास की कंट्रीज में, कई लोग पाकिस्तान में चले गए,
कुछ लोग इंडिया में आ गए एट दैट टाइम, सो 1989, और इसी टाइम पे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में रिग्ड इलेक्शंस हुए थे एंड इट इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो यहाँ पे एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया लोगों में कि लोग सरकार के खिलाफ थोड़े से हो गए। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे किसी को गुस्सा आया हो, आप उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दो, बिकम्स अ टेररिस्ट। तो वही मुजाहिदीन्स वर डाइवर्टेड टू पाकिस्तान एंड सम केम वाया पाकिस्तान इनटू जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज हाउ मिलिटेंसी स्टार्टेड। तो ये सब प्रॉब्लम, सो इनडायरेक्टली इफ यू सी द जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी हैज बीन स्टार्टेड बाय अमेरिका, इनडायरेक्टली, ठीक। तो फिर कई लोग सूडान उधर की तरफ चले गए, आपका तोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ, एंड वन ऑफ देम वाज ओसामा बिन लादेन। फिर यूएसए ने वॉर शुरू कर दी 1989 से, फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकंड गल्फ वॉर, इराक पे हमला कर दिया, उसके बाद कुवैत पे हमला कर दिया, बहुत सारे। एंड देन 1990s का जो टाइम था, इसमें ये सारे मुजाहिदीन ने अपना टेरर नेटवर्क एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। एंड इन 2001 देन द 9/11 अटैक हैपेंड, कि यूएसए 1989 के बाद से इनके पीछे पड़ा हुआ था कि अब जिनको हमने बनाया है इनको खत्म भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे पीछे पड़ेंगे। बट वो अब कहाँ खत्म होने वाले थे? सो दे स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग एंड दे started planning an attack on US soil and that attack was 9/11 attack. अब उसके बाद यूएसए कुछ भी कहता रहे, but they were created by US. ठीक है जी। तो इसमें यही कहा गया है कि this entire militancy problem जब तक ये properly solve हो जाएगी, we will give full statehood to J&K. But until then, the Omar Abdullah government should focus on infrastructure, tourism, economy and restoration of statehood, not Article 370, जो उसके हाथ में है ही नहीं, तो टाइम वेस्ट होगा अगर वो उस पर बात करेंगे। एंड ही इज वेरी प्रैग्मेटिक, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, ओमर अब्दुल्ला। उनकी कभी सुनना उनको जब वो बोल रहे होते हैं, सो ही सेज दिस, जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आई विल बी प्रैक्टिकल इफ आई गेट टू सर्व द पीपल ऑफ J&K, आई विल नॉट वेस्ट द टाइम इन डूइंग थिंग्स विच आर अनरियलिस्टिक। So he is referring to the restoration of Article 370. ठीक है जी। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट does well to lay down what constitutes abatement to suicide and what does not. Abatement to suicide का मतलब होता है किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाना। पिछले कुछ टाइम में ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जिसमें किसी एम्प्लॉई ने सुसाइड कर लिया, किसी कंपनी के एम्प्लॉई ने, मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया और वो किसी कंपनी में काम करता था, एंड इट वाज मोस्ट लाइकली अ प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी। तो घर वालों ने एलिगेशन लगाया कि भाई इस पे काम का बड़ा प्रेशर था, या इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने को कह रहे थे, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ ऐसे केसेस आए हैं। नाउ इन दीज केसेस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि अबैटमेंट टू सुसाइड था या नहीं था। कैसे प्रूव करोगे आप? या तो हो कि उस बंदे ने सुसाइड नोट लिखा हो, इवन दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। ऐसे तो मरते हुए किसी का भी नाम लिख जाए तो ऐसे थोड़ी कि जिसका नाम लिखा उसको उठा के अंदर डाल देंगे, इन्वेस्टिगेशन विल हैपन। लेकिन एक बहुत क्रूशियल लाइन ये होती है कि हो सकता है एम्प्लॉयर ने वो प्रेशर बनाया हो कि यार तुम काम छोड़ दो, या तुमसे काम हो नहीं रहा, तुम्हारी हम सैलरी कम कर देंगे या तुम्हें निकाल देंगे, दीज थिंग्स मे बी देयर। लेकिन अबैटमेंट टू सुसाइड का चार्ज प्रूव करने के लिए एक कोर कंपोनेंट ये होता है कि जिस वक्त वो थ्रेट दिया गया, क्या वो इस इंटेंशन से दिया गया कि सामने वाला बंदा सुसाइड कर ले? नो। इन अ पर्सनल रिलेशनशिप दैट मे बी द केस, बट इन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप दैट मे नॉट बी द केस। कोर्ट ने इतनी तक डिस्टिंक्शन दे दी है कि पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में इमोशनल हाइट इतनी ज्यादा हो सकती है दैट वन पर्सन कंपेल्स द अदर टू कमिट सुसाइड। वहां ये प्रूव करना आसान है, हमें सोचने में उल्टा लग रहा होगा। इन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप इवन इफ समवन आस्क्स यू कि यार तुम जॉब छोड़ दो, कुछ कर दो, छोड़ दो, इट्स समथिंग गवर्न्ड बाय लॉ। सो इफ समवन इज एक्सपेक्टिंग यू टू डू सम वर्क और आप नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो। In a personal relationship that is not possible. In a professional relationship you can exit that relationship anytime you wish. आप इमोशनली अटैच हो गए वो अलग बात है, but the law does not require you to be. तो इस केस में एम्प्लॉयर्स के ऊपर केस नहीं बनता है। This is what the Supreme Court has said.
ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप की का केस है जिसमें एक इंसान था 57-58 की एज का, और उसको उसकी कंपनी प्रेशर बना रही थी कि भाई तुमसे काम नहीं होता, तुम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। तो उसको प्रेशर लगा होगा, उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके फैमिली वालों ने केस कर दिया कि एम्प्लॉयर ने इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने को कहा था, तो इस वजह से ये प्रेशर में था। तो कंपनी ने, अब कंपनी के पास कम्युनिकेशन होती है कि मेल में हमने इनको ये भेजा, इन्होंने ये काम नहीं कर रखा था, ये नहीं कर रखा था, तो प्रूव हो गया कि हाँ कंपनी ने ये बोला था कि भाई तुम छोड़ दो, तुमसे हो नहीं रहा काम। दिस वाज प्रूव्ड। लेकिन कोर्ट ने ये मानने से मना कर दिया कि इट वाज इंसाइटमेंट इनफ फॉर द पर्सन टू कमिट सुसाइड। इट वाज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप और इसको उसी सेंस में कहा गया था कि तुमसे काम नहीं हो रहा, छोड़ दो। सो इट इज लाइक अ वेरी मच गिव एंड टेक रिलेशनशिप, अगर इसको इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करें हम, बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर इन्वॉल्विंग इमोशन इन हियर। अब वो बंदा कहे कि मैं तो इतने साल से काम कर रहा था, इस कंपनी से लगाव हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, दैट लॉ डज नॉट सीम टू केयर अबाउट। अगर कोई बंदा कहे कि ये मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, ये हो गया था, वो हो गया था, इमोशनल अटैचमेंट, देन द कोर्ट लिसन्स, because then in that case you are not bound by any contract, you are only bound by emotions. Here you are bound by contract. तो आप काम करते हो, आपको पैसे मिल जाते हैं, आप काम में एफिशिएंसी नहीं दिखा रहे हो, the employer can ask you to leave, और अगर आप उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हो, then the employer is not guilty for that. This is the distinction that the court has drawn. There is a professional relationship, even despite this proving कि हाँ employer ने employee को निकालने की धमकी दी थी और एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया, इट वॉज नॉट इनफ टू ब्रीच दैट लाइन कि द इंटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर वॉज कि हाँ जा सुसाइड कर ले। दैट वॉज नेवर देयर इंटेंशन, दे नेवर सेड दैट। अगर एक बार ये कह भी दिया होता कि जाओ मर जाओ, इवन दैट कुड हैव बीन टेकन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इन्वेस्टिगेशन कि भाई क्यों बोल दिया। दे डिड नॉट से एनी ऑफ दिस। तो ये एक मतलब जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से बस एक चीज जो सीखनी है वो ये है कि लॉ में ना बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां बड़ी थिन लाइन है कोई दो चीजों के बीच में। तो अगर उसमें क्लैरिटी आ जाए कि ये एक चीज है तो अबैटमेंट टू सुसाइड है, ये एक चीज नहीं है तो अबैटमेंट टू सुसाइड नहीं है, तो यहां डिफाइन होता है। आईपीसी में या जो भारतीय न्याय संहिता वगैरह आए हैं उनमें ये डिफाइन नहीं है, तो ये कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया, दिस इज रियली गुड। तो आगे से आप न्यूज में इस तरह की कौन सी न्यूज का ध्यान रखेंगे कि लॉ में कोई इंटरप्रिटेशन में दो इंटरप्रिटेशन निकलती थी किसी बात की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि ये एक कंपोनेंट है जो क्रूशियल है, बिकम सेटल्ड। अब पता नहीं इंडिया की कोर्ट्स में कितने हजारों अबैटमेंट टू सुसाइड के केस चल रहे होंगे जिसमें अब इस जजमेंट के बाद ये क्राइटेरिया लगा के देखा जाएगा कि जो जिस बंदे के ऊपर एलिगेशन है कि उसने अबैटमेंट टू सुसाइड किया, क्या उसकी इंटेंशन थी कि सामने वाला बंदा सुसाइड कमिट कर ले, या ही जस्ट गेव प्रेशर इनफ फॉर द अदर पर्सन टू कमिट सुसाइड। देन उसमें भी डिस्टिंक्शन कि वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी या पर्सनल थी। पर्सनल रिलेशनशिप थी तो बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, प्रोफेशनल थी केस इज डन, खत्म। तो पता नहीं कितने ही लोग एक्विट हो जाएंगे, पता नहीं कितने ही लोग जो है वो कन्विक्ट हो जाएंगे आफ्टर दिस जजमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ठीक है जी, इस तरह से लॉ जो है वो ले डाउन किया जाता है। एससीओ समिट होने वाली है इस्लामाबाद में, ये हमने किया था उस दिन डिस्कस, है ना, डिटेल में। एस जयशंकर इज गोइंग। एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है ये। दो मीटिंग्स होती हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है हेड्स ऑफ स्टेट। हेड्स ऑफ स्टेट में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह जाते हैं। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में यूजुअली मिनिस्टर्स जाते हैं। तो इंडिया एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में कभी एस जयशंकर जी को भेज देता है, कभी राजनाथ सिंह को भेज देता है। इट शुड आइडियली बी आइदर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर नंबर 1 या फिर डिफेंस मिनिस्टर। तो हम अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को भेज रहे हैं एस जयशंकर, और वो वहां पे कुछ बढ़िया बोल के आएंगे क्योंकि वो बहुत बढ़िया बोल देते हैं। सो द लास्ट टाइम ही सेड समथिंग, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ये amazing what he said. He said Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. On terrorism, Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. कि उनकी इकोनॉमी की हालत और भी खराब है, पर उससे भी ज्यादा खराब उनकी टेररिज्म पे क्रेडिबिलिटी है। एंड
द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, जो कि हम हैं, डू नॉट सिट टुगेदर विद द परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म टू डिस्कस टेररिज्म। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन बस आप सोचो कि किस लेवल की क्लैरिटी होगी उस इंसान को जो इतनी बड़ी बात इंटरनेशनल फोरम पे बोल देता है, यूएन की जनरल असेंबली में खड़ा होकर बोल देता है। सो ही हैज लाइक 40-45 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फॉरेन पॉलिसी, आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं, उसके बाद मंत्री बने हुए वो 5 साल से ऊपर हो गए। सो ही नोज एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो इस तरह की बात जब वो बोलते हैं, देयर इज 100% एविडेंस बिहाइंड इट। तो इसीलिए उनको भेज रहे हैं हम कि वहां भी जाके कुछ बढ़िया बोल के आना, सो दैट द वर्ल्ड लिसन्स एंड पाकिस्तान पे प्रेशर बने। अब इसमें थोड़ा सा एससीओ के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, बताओ क्या क्या पता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, established in 2001। वो उससे पहले था। शंघाई 5 was established in 1996। हाँ हाँ, वो शायद गलत लिखवाया होगा, फिर वो 5 साल उससे भी पहले था, तो मुझे वो शायद 2001-2006 का गलत फहमी लगी होगी। 1996 was शंघाई 5, 2001 में वो बनी एससीओ। तो इस टाइम पे जब ये शंघाई 5 थी तो इसकी 5 कंट्रीज थी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान अभी नहीं था, चाइना जो कि मेन कंट्री है, रशिया। ये था शंघाई 5, मतलब 5 कंट्रीज। उसके बाद जब इसमें 6th कंट्री ऐड हुई, 2001 में ऐड हुई उज्बेकिस्तान, तो अब शंघाई 6 करने की जगह इन्होंने इसका नाम ही बदल दिया। शंघाई 6 की जगह इन्होंने नाम रख दिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देयर बाय सिग्नलिंग कि आगे और एक्सपेंशन होने वाली है। तो हर बार नाम थोड़ी बदलेंगे, ये आईफोन थोड़ी है, शंघाई 6 फिर अगले साल 7 फिर 8, तो उन्होंने एक ही बार में एससीओ नाम रख दिया। तो उसके बाद बहुत साल बाद in 2017 there was expansion, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दो इसके मेंबर्स बने, यानी कि 7th and 8th मेंबर। तो बेसिकली इंडिया वाज एडेड ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ रशिया कि भाई एक इतनी बड़ी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एशिया की जिसमें इंडिया मेंबर ना हो, दैट इज अनफेयर, बिकॉज इंडिया बहुत पूरा साउथ एशिया इंडिया ही है बेसिकली, फिर इंडियन ओशन पूरा कवर करता है। तो एशिया की अगर कोई सिक्योरिटी ग्रुपिंग बनी है उसमें इंडिया मेंबर होना चाहिए, तो रशिया के कहने पे बना इंडिया मेंबर। अब चाइना को थोड़ा थ्रेटेंड फील हुआ कि इस ग्रुपिंग में थोड़ी रशिया वाली जो साइड है वो पलड़ा भारी हो रहा है, तो चाइना के इंसिस्टेंस पे फिर पाकिस्तान को ऐड किया गया कि फिर पाकिस्तान क्यों नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, तो पाकिस्तान ऐड हो गया। उसके बाद 2022 में ईरान बिकेम अ मेंबर, 9th मेंबर, एंड 2024 में बेलारूस हैज बिकम अ मेंबर। सो इन टोटल देयर आर 10 मेंबर्स ऑफ एससीओ नाउ। ठीक है जी, ये ईयर एक बार आप करेक्ट कर लेना, शंघाई 5 1996, एससीओ 2001, बेलारूस एज अ 10th मेंबर। एससीओ बनने का रीजन क्या था, या शंघाई 5 बनाने का लॉजिक क्या था? हाँ जी, ये तो वो लिखने वाला थ्योरी सी है, एक्चुअली में क्या कारण था। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होके 15 कंट्रीज बने थे, जिनमें से ये सारे भी थे, ये स्तान, एक और है, एक और भी है तुर्कमेनिस्तान, बट वो इसका मेंबर नहीं है। तो दीज आर 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इसके अलावा एस्टोनिया, लातविया, ईस्ट यूरोप, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये वो टोटल 15 कंट्रीज टूटे थे, जिनमें से एक रशिया था। अब इन सब कंट्रीज में ये सारे पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, इन सब में एक एक ट्राइब डोमिनेट करती है। जैसे उज्बेक्स जो हैं उन्होंने बना दिया उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाक एक ट्राइब है उन्होंने बना लिया कजाकिस्तान, तजीक्स, तो ये सारे ट्राइब्स के नाम है एक्चुअली। तो इन्होंने अपने अपने कंट्री बना लिए यूएसएसआर से टूट के, और ये
प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप्स बनी। मतलब आपको पता नहीं होता कि कोई नई कंट्री जब बन रही है तो वहां की सेंसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो किस तरह की पॉलिटी बनेगी। अब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमें थोड़ी पता था कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप बन जाएगी क्या नहीं। वो तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन इतना जबरदस्त बना लिया कि वी हैव कंटिन्यूड एज अ डेमोक्रेसी, इतने चैलेंजेस के बावजूद भी। अदरवाइज हु कैन स्टॉप इफ अ कंट्री डिसाइड्स टू बिकम अ डिक्टेटरशिप। मतलब उस टाइम पे कोई ऐसा लीडर होता अगर इंडिया में जो कहता कि नहीं बस अब मैं ही कर दूंगा सब कुछ, और उसकी पर्सनैलिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल होती, तो हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे बनवा देता। बट वी हैड पीपल लाइक लेट्स से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड द लाइक्स एंड बी.आर. अम्बेडकर एंड ऑल, जिन्होंने सबने मिलके, जो अच्छे दिमाग वाले लोग थे, तो इन्होंने सारी पावर किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं होने दी, विच इज एन आइडियल फॉर द होल वर्ल्ड। लेकिन इन कंट्रीज में ऐसा नहीं हुआ। इन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप्स बन गई, और डिक्टेटरशिप्स बनने से प्रॉब्लम ये होती है कि ये सभी इस्लामिक कंट्रीज भी थी। सो देयर वाज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, क्योंकि ये 1991 का टाइम है और अभी पिछले 2-3 साल में मुजाहिदीन की प्रॉब्लम होके चुकी है। सो चाइना नोज कि पिछले 3-4 सालों में यूएसए ने मुजाहिदीन जो क्रिएट किए थे वो इंडिया में JNK में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं, बिकॉज 1989 में यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ था फ्रॉम कश्मीर। तो दैट वाज द फर्स्ट मेजर इंसिडेंट जिससे हाईलाइट हुआ कि यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव बीन लिविंग इन हार्मनी, बट हाउ आर पीपल ड्राइविंग हिंदूज आउट ऑफ द वैली? तो बिकॉज उससे 1-2 साल पहले मिलिटेंट्स ने वहां आना शुरू कर दिया था। दैट वाज द फर्स्ट मेजर इंसिडेंट। तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हो गई, पाकिस्तान में टेररिज्म की प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो कि उन्होंने खुद ही शुरू की थी वैसे। तो द रीजन वाज एक्सोडस ऑफ मुजाहिदीन फ्रॉम अफगानिस्तान, और ये उस एरिया में फैल रहे थे, पूरा जो आपका वेस्ट एशिया वाला एरिया। तो अब इन कंट्रीज में भी इसका इन्फ्लुएंस जा सकता है। दीज आर लाइक ब्रीडिंग ग्राउंड्स इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के लिए, क्योंकि लोग टेररिज्म तब चुनते हैं जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है या कम होती है। तो अब ये प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप्स बन गई, हु नोज कि यहाँ पे अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी कि नहीं होगी। चाइना के लिए एक प्रॉब्लम, ये सब कुछ चाइना सोच रहा है 1992-93 के आसपास, ये सब कुछ चाइना सोच रहा है कि यार जो इंडिया के साथ हो गया वो हमारे साथ ना हो जाए। इंडिया के साथ क्यों हो गया? क्योंकि इंडिया के पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है और वहां से टेररिस्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से आ गए। चाइना की बाउंड्री लगती है इन कंट्रीज के साथ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब की बाउंड्री चाइना से लगती है। और चाइना में वो वाला रीजन भी मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, जिनजियांग प्रोविंस, वहां पे भी मुस्लिम्स बहुत रहते हैं। तो चाइना को लगा कि सेम प्रॉब्लम यहां ना हो जाए, तो चाइना ने क्या किया, उनके पास थे बहुत पैसे उस टाइम पे भी, बिकॉज 1970s में उन्होंने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ शुरू कर दी थी, तो उनके पास तगड़े फॉरेक्स रिजर्व थे बाय द टाइम इट वाज 1990s, अर्ली 1990s। तो उन्होंने सोचा कि इन कंट्रीज में इतनी डेवलपमेंट कर दो, इतने छेद कर दो, इतनी डेवलपमेंट कर दो कि दे डू नॉट थिंक अबाउट टेररिज्म। सो दे स्टार्टेड सेंडिंग मनी। अब ये अजीब से नाम जो आपको दिख रहे हैं, आप कभी गूगल करके देखना, कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान अस्ताना है इसकी कैपिटल, गूगल करना अस्ताना और इमेजेस पे क्लिक करना, आपको ऐसा लगेगा कि आप यूएसए की किसी सिटी को देख रहे हो। सेम गोज फॉर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। तो आपको अजीब से नाम लग रहे होंगे, जो कि हैं भी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अनमैचेबल। आपको ऐसे स्काई स्क्रेपर्स दिखेंगे जैसे न्यूयॉर्क के होते हैं। तो हाउ डिड दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट रीच दीज कंट्रीज? बिकॉज इट वाज कॉन्शियसली डन बाय चाइना कि यहाँ रेडिकलिज्म ना आ जाए, क्योंकि अगर आएगा तो हमारे साथ ये लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शुरू कर देंगे। तो चाइना ने पहले तो इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी शुरू की, ऐसा नहीं कि खुद पैसे सारे दे दिए, अपनी सपोर्ट ऑफर कर दी कि हम तुम्हें लोन दे देते हैं, हम तुम्हें एक्सपर्टीज दे देते हैं, बिकॉज चाइना वाज अ पाइनियर इन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। फिर जब इन्होंने ये करना शुरू किया 1992, 93, 94, 95, देन दे रियलाइज कि सिर्फ पैसे देने से बात नहीं बनेगी, लेट अस मेक अ ग्रुपिंग विद देम, कि हर साल 2-3 बार मिलेंगे, अच्छे से खाना वाना खाएंगे, बातें करेंगे, तो टेररिज्म नहीं आएगा। दिस वाज अ वे ऑफ एंगेजिंग एंड दैट इज व्हाई शंघाई 5 वाज फॉर्म्ड। सो द रीजन शंघाई 5 वाज फॉर्म्ड वाज कि जैसे इंडिया में पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की वजह से, वैसा चाइना में इन कंट्रीज से ना हो। दैट इज द रीजन, और इसीलिए चाइना का इनिशिएटिव था ये, और ये मीटिंग पहली शंघाई में हुई थी एंड द रीजन द नेम इज शंघाई 5। फिर इसको बढ़ाते रहे, उज्बेकिस्तान ऐड हो गया,
और फिर तो जितना मर्जी ऐड कर लो, बट दिस वाज द प्राइमरी रीजन टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। वो जहां पे आपने वो लाइन जो आपने बोली थी वहां पे लिखो टू स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन 5 कंट्रीज को कलेक्टिवली कहा जाता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. But Turkmenistan is not a member, and Turkmenistan does not share boundary with China. Maybe that's why it is not a member. बाकी चारों सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इसकी मेंबर है. तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं. हाउ कोल्ड वॉर इज कनेक्टेड टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज कनेक्टेड टू SCO, जम्मू एंड कश्मीर प्रॉब्लम, सब चीजें जुड़ी होती हैं. ठीक है जी. तो अब इस SCO समिट में जा रहे हैं एस जयशंकर, कुछ बहुत बढ़िया बोल के आएंगे और हम देखेंगे न्यूज में जब वो आएगा. तो हेडलाइन क्या है? जयशंकर इन पाकिस्तान, लो एक्सपेक्टेशंस सम पॉसिबिलिटीज. लो एक्सपेक्टेशंस, ही इज नॉट गोइंग टू हैव बायलैटरल डिस्कशंस विद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, बिकॉज ये ऐसी ऐसी बातें जब बोल चुके हो तो उसके बाद बातचीत करने की कोई खास पॉसिबिलिटी रह नहीं जाती. श्रीलंका टू अप्लाई फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप, ये वहां की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम ब्रिक्स के मेंबरशिप अप्लाई करेंगे. ब्रिक्स की फुल फॉर्म इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. कब बनी थी? इसका आइडिया जो फ्लोट किया गया था दैट वाज अराउंड 2006, लेकिन फॉर्मली दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 2009. And in 2010, so it was established as BRIC. 2010, South Africa was added. There was a economist named Jim O'Neill. ये गोल्डमैन सैक्स में काम करने वाले एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओनील. इन्होंने एक PhD रिसर्च पेपर लिखा था जिसमें इन्होंने 20th सेंचुरी में जितनी भी कंट्रीज थी उन सबकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मैप किया था. जैसे अभी इकोनॉमिक्स नोबेल दिया गया है ना, इनको इकोनॉमिक्स नोबेल तो नहीं मिला बट ही हैड दैट काइंड ऑफ रिसर्च. तो इन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि जैसे 20th सेंचुरी वाज अ US डोमिनेटेड सेंचुरी, 21st सेंचुरी कौन सी कंट्रीज डोमिनेट करेंगी इन टर्म्स ऑफ, देखो इकोनॉमी ही सबसे बड़ी चीज होती है. जिस कंट्री के पास बहुत पैसा होगा फिर उसकी सॉफ्ट पावर भी आ जाएगी, फिर उसके पास हार्ड पावर भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा. इन्फ्लुएंस ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स उससे इंपैक्ट होगी. सो ही जस्ट मॉडल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ मेजर कंट्रीज. तो इन्होंने बोला कि ब्रिक कंट्रीज आर गोइंग टू बी द लीडर्स ऑफ 21st सेंचुरी. USA की पोजीशन धीरे धीरे कम होगी और ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना लीड करेंगे 21st सेंचुरी को, जिसमें बाद में हमने साउथ अफ्रीका भी ऐड कर लिया. सो बड़ा रेयर इंस्टेंस है कि किसी की PhD थीसिस पे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए. और ये बन इसलिए भी गई क्योंकि इट इज लाइक अ एंटी यूएस तो नहीं कहेंगे, ऑल्टरनेटिव टू US sort of. USA ने 20th सेंचुरी बहुत डोमिनेट की है पूरी दुनिया में. IMF, वर्ल्ड बैंक हैज बीन द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस. सिमिलरली डॉलर हैज बीन द करेंसी ऑफ ट्रेड. US की सॉफ्ट पावर जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Amazon एंड फेसबुक, पांचों में से आप कितनी चीजें यूज करते हैं? मोस्ट लाइकली पांचों या एटलीस्ट 4. कोई कहता है यूज करने के लिए, जबरदस्ती की है किसी ने, तो क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे आर सो वेल डिजाइंड प्रोडक्ट्स. हाँ जी, डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है ये? यही क्यों ऑल्टरनेटिव एप्स इतनी है, ऑर्कुट क्यों नहीं चल पाया? लेट अस से प्रोडक्ट्स ऐसे बहुत हैं. Microsoft is not the only Windows operating out there. There are so many. Apple is not the only mobile making device company. Facebook के अलावा और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए थे, नहीं चले. Google के अलावा बहुत सारे सर्च इंजन्स थे, नहीं चले. That means they have put so much money and mind into making these products कि लोग अपने आप इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम ये यूज करें. ये पूरी दुनिया की कहानी है, सिर्फ इंडिया की नहीं है.
तो दे हैव पुट दैट, देयर इज अ रीजन कि आज तक जितने नोबेल प्राइज दिए गए हैं उसमें से 70% से ज्यादा सिर्फ यूएस के सिटीजन ने जीते हैं। ऑफ ऑल द नोबेल प्राइजेस पुट टुगेदर पिछले 125 सालों में 70% से ज्यादा सिर्फ यूएस ने जीते हैं। तो वो इतना पैसा डालते हैं हर चीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दैट दे हैव द वर्ल्ड लीडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो क्यों है वो? क्योंकि उनके पास उतना पैसा है डालने के लिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। अब जैसे नंबर 2 पे हम बात करें, जैसे चाइना ने भी तो ऐसे कितने ब्रांड्स खड़े कर दिए। आज अगर हम स्मार्टफोन्स देखें, दिस Xiaomi, Oppo, Vivo, दिस एंड दैट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो उन्होंने किया है, लैपटॉप्स इंडस्ट्री में जो उन्होंने किया है, टीवीज, कोई टाइम होता था कि जो भी इंसान हांगकांग या कहीं भी जा रहा होता था वापस आते हुए टीवी लेके आता था एक, क्योंकि वहां से इतना सस्ता मिलता था। तो द रीजन दीज कंट्रीज आर एबल टू डू दिस एंड दे हैव द बेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है जो उन्होंने कैसे भी बनाया है। तो अब ये कंट्रीज होने वाली हैं 21st सेंचुरी में, जो कि हम अभी सिर्फ इस सेंचुरी में 24 साल हुए हैं, हमें 2000 से 2024 में पहुंचे हैं अभी हम, एंड वी ऑलरेडी नो दैट दीज आर एक्चुअली गोइंग टू बी दोज कंट्रीज। 2000 में इंडिया वाज 15th और 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अभी हम 5th पे हैं और 2 साल बाद हम 3rd पे होंगे। सो वी आर देयर। चाइना इज ऑलरेडी एट नंबर 2, इंडिया विल बी एट नंबर 3, रशिया भी नंबर 10 पे है, ये 6 या 7 पे आ जाएगा, ब्राजील विल एंटर द टॉप 10। सो दीज आर ऑलरेडी द कंट्रीज। अगेन ये प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं था, सो दैट्स वाई रिसर्च थीसिस है ये, कोई एक आर्टिकल नहीं लिखा था उन्होंने, प्रॉपर थीसिस थी 1000-2000 पेजेस की। सो दैट इज हाउ ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड। अब जब ब्रिक का ये मॉडल बना तो इनको लगा कि हम तो यूएसए का अल्टरनेटिव बनाते हैं, जो कि इनका आइडिया था, वो इसका आइडिया नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव बैंक बनाते हैं, आईएमएफ का अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, विच दे डिड क्रिएट। जैसे कि वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव इन्होंने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स एनडीबी और न्यू डेवलपमेंट बैंक फंडिंग देता है कंट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए। सिमिलरली आईएमएफ का इज सीआरए, करेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। क्या आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पैसे चाहिए? You have BRICS CRA, currency reserve arrangement. So World Bank का counter, New Development Bank, IMF का counter, currency reserve arrangement. IMF तभी काम आता है ना जब आपके पास इंपोर्ट के लिए पैसे ना बचे। That is also taken care of. तो अब बाकी कंट्रीज ने पहले तो वेट किया कि देखते हैं ब्रिक्स कैसे परफॉर्म करता है। So from 2010 until 2023 there was little or no expansion in BRICS। 5 ही मेंबर रहे इसके, लेकिन अचानक 2023 में how many applications were received for countries willing to become members of BRICS? 45 कंट्रीज अप्लाइड कि हमें भी ब्रिक्स का मेंबर बनना है, हमें यूएस के इंस्टीट्यूशंस पे अब रिलाई और नहीं करना है। एंड इन 2023 5 न्यू मेंबर्स वर एडेड। यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, 5 कंट्रीज बिकेम मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही कैंडिडेचर वापस ले लिया। यूएई, सऊदी, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया। अर्जेंटीना ने पहले अप्लाई किया था, तो 6 कंट्रीज ने ओरिजिनली अप्लाई किया था, लेकिन अर्जेंटीना में उसी दौरान वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और जो नया प्रेसिडेंट बना है वो प्रो यूएस है। तो उसने बोला कि मैं ऐसी ग्रुपिंग का मेंबर नहीं बन सकता जिसमें रशिया और चाइना आते हैं, एंड ऑफ कोर्स ईरान। तो रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये चारों यूएस के दुश्मन है। इसको बस आप एक फॉर्मूला याद करके चलना। सो देन सो मेनी थिंग्स गेट क्लियर। अब ये ग्रुपिंग भी सॉर्ट ऑफ एंटी यूएस ग्रुपिंग बन गई है, बिकॉज ईरान ऐड हो गया इसमें। तो अब इसमें रशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है। तो यूएस सोचो ब्रिक्स के बारे में क्या सोचता होगा। बट इंडिया इज इन सच ए यूनिक पोजिशन कि इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, I2U2 का भी मेंबर है, और SCO का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है। व्हाट अ यूनिक सिचुएशन दैट इज कि दुनिया में जो बिल्कुल 2 डाइवर्जिंग व्यू पॉइंट्स या 2 ग्रुपिंग्स बनती हैं, उनमें अगर कोई एक मेजर कंट्री दोनों ब्लॉक्स का पार्ट हो तो इट एक्ट्स एज अ पैसिफायर। यानी कि
और कोई मेजर कंट्री की आपको एग्जांपल नहीं मिलेगी जो दोनों ब्लॉक्स की मेंबर हो और जिससे फर्क पड़ता हो। अब कोई छोटी मोटी सी कंट्री उठा लो, लेट अस से गुयाना, नाम भी नहीं पता होगा किसी को, गुयाना जी उसकी भी मेंबर है, उसकी भी मेंबर है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। इट्स अ वेरी इनसिग्निफिकेंट कंट्री, but we are talking about the 5th largest economy in the world, which is very soon going to be the 3rd largest economy, and it has the 4th largest military in the world, and it is a member of almost all the major groupings in the world. ऐसी country दोनों blocks की member है, that makes a lot of difference. And also this country is the world's largest arms importer, which is importing arms from the 2 largest arms exporters, USA and Russia. So this is a very unique position India is in. तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी झगड़ा है तो हम मीडिएट करा देते हैं। दैट इज अ वेरी यूनिक रोल वी आर प्लेइंग, समवट सिमिलर रोल दैट वी प्लेड इन 20th सेंचुरी ऑल्सो। नॉन अलाइंड मूवमेंट बना के भी हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमने डर की वजह से तो नहीं कहूंगा, वो हमने उस टाइम की हमारी इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटी के अकॉर्डिंग हमारे लिए वो स्ट्रेटेजी सही थी। हम इतनी छोटी कंट्री थे कि हमारा कुछ करने से भी कुछ होता ना, तो हमने खुद को दूर रखा क्योंकि उस वक्त हमें नुकसान ज्यादा होता। अब हम इतने पावरफुल बन चुके हैं कि हमारी मर्जी है कि हमने क्या करना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड, एज शशि थरूर कॉल्स इट, मल्टी अलाइनमेंट। पहले हम नॉन अलाइंड थे कि हमें किसी के साथ नहीं रहना, नुकसान ही होगा। अब हम इतने पावरफुल हो चुके हैं कि हमें सबके साथ रहना है, जिसको जो करना है कर लो। सो वी एंटर इनटू अ डील विद रशिया। यूएसए हम पे सैंक्शन लगाने की धमकी देता है, वी आर लाइक लगा लो, बट उनको पता है कि अगर उन्होंने हम पे सैंक्शन लगा दिए तो उनका भी बहुत नुकसान होगा, बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद देम, सो मच ऑफ डिफेंस टाइज विद देम, तो वो नहीं लगाते। सो इंडिया देन बिकम्स अ यूनिक कंट्री जो दोनों ब्लॉक से डील भी कर रही है, लेकिन दोनों ही ग्रुप्स के अगेंस्ट एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सच अ गुड रिलेशनशिप। दिस इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन 21st सेंचुरी। एक थोड़ा सा थीम है ये, अगर आप इसको समझ पाए हैं तो ब्रिक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट थीम। तो अब श्रीलंका भी उस रेस में ऐड हो गया है, 5 कंट्रीज मेंबर बन गई है, 40 अभी और लाइन में है, और उनमें एक और ऐड हो गया श्रीलंका। हमें भी बनना है, हमें भी बना लो। लेट्स सी। सर्ज इन फूड प्राइसेस ड्राइव्स सितंबर रिटेल इन्फ्लेशन टू 9 मंथ हाई। ये उस दिन हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो डिस्कस की थी, तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड हो जाएगा कि जो टॉलरेंस बैंड है वो ये है 4 to 6%, नहीं 2 to 6%, ये है टॉलरेंस बैंड। तो जो तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो तो इसी रेंज में चल रही है देखो, लेकिन बिल्कुल एज पे जाने वाली है। सो 6% इज अवर टॉलरेंस, 5.49 पे पहुंच गई है। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज फूड प्राइस इन्फ्लेशन 9% पे चल रही है, मतलब खाने की आइटम्स बहुत महंगी है। तो यानी कि इन्फ्लेशन ओवरऑल हमने अच्छी कंट्रोल कर रखी है, लेकिन फूड एक ऐसी आइटम है और फ्यूल एक ऐसी आइटम है जिसपे हमारा कोई ज्यादा जोर है नहीं। तो ये दोनों चीजें हैं जो हेडलाइन इन्फ्लेशन को हिला देती है। तो अच्छा किया अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी रेपो कम नहीं की। सी दैट्स हाउ फोरसाइटेड दे आर। उनको पता था, रीजन मैंने बताया था ना उस दिन आपको कि मॉनसून में शुरू में अच्छी बारिश नहीं हुई, बाद में ज्यादा ही हो गई, जिसकी वजह से फूड आउटपुट में प्रॉब्लम आ सकती है। पैडी का सीजन हार्वेस्टिंग का चल रहा है, उसमें अभी देखा कितनी प्रॉब्लम आ रही है, फार्मर्स ने हाईवे ब्लॉक कर रखे हैं। क्योंकि होता क्या है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर जब बारिश होनी चाहिए थी तब नहीं हुई और बाद में ज्यादा ही हो गई, तो उससे क्या होता है कि फसल हो तो जाएगी लेकिन उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है। मॉइस्चर कंटेंट को जो ट्रेडर्स होते हैं वो खरीदते नहीं, या अगर खरीदते हैं तो एमएसपी से कम पे खरीदने की बोली लगाते हैं। तो फार्मर को गुस्सा चढ़ जाएगा, तो वो धरना लगा देंगे कि भाई अगर 1000 रुपए एमएसपी है तो हम 900 पे क्यों दें, 800 पे क्यों दें। और जो सामने वाला बंदा है वो कहेगा कि यार देखो इसमें मॉइस्चर इतना ज्यादा है, तो मैं जब इसमें से दाना निकालूंगा तो वो उतना निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं रेट कम पे करूंगा। एट हेंस दे ब्लॉक द रोड्स कि सरकार हमसे एमएसपी पे खरीदे, और फिर सरकार कुछ एक्स्ट्रा फंड रिलीज करती है या सेंटर से जाके पैसे मांगेंगे, जो कि अभी भगवंत मान जी पहुंचे हुए हैं सेंटर मिलने के लिए दिल्ली में कि भाई पैसे दो। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो आपको ये सब चीजें समझ में आती है क्या हो रहा है, ठीक। तो द इन्फ्लेशन डेटा हैज कम आउट और इन्फ्लेशन 6% से बिल्कुल एज पे पहुंच गई है बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन। अदरवाइज इट वाज डूइंग वेल। ये देखो 5% इज ओके, 4% से भी नीचे चल रही थी यहाँ पे। तो
यू कैन से जुलाई अगस्त में देखो कहाँ पर है, बिलो 4%। लेकिन अचानक ये जंप देखो, लेड बाय फूड इन्फ्लेशन। तो पिछले एक महीने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रेट्स अचानक बहुत बढ़े हैं। आप लोग और हम लोग सब्जी फ्रूट वगैरह नहीं खरीदते, पर अपने पेरेंट्स से पूछो तो वो बताएंगे आपको कि सब्जियों का क्या रेट चल रहा है। सो दैट हैज हैपेंड एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये एक चीज है जो हमेशा हमारा इन्फ्लेशन डेटा हिलाती रहेगी। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, कोई बहुत लंबा चौड़ा बड़ा रिसर्च नहीं है इनका, मतलब कंक्लूजन बहुत छोटी सी है। सो इट इज नॉट लाइक द अदर नोबेल प्राइजेस ऑफ साइंसेज, जिसमें इस बार बहुत ही खतरनाक लेवल की रिसर्च करके उन लोगों ने निकाली हैं चीजें। इन नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स ये एक सिंपल बात कह रहे हैं, हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है कि जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं वो डेवलप्ड क्यों हैं, जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं वो अंडर डेवलप्ड क्यों हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्ले अ रोल इन दिस। अब आपके लिए ये एक सोचने का तरीका होता है जिसे हम कहते हैं स्फील्ट्री टेक्निक। पता है आपको ये? नहीं सिखाया किसी ने कभी? स्फील्ट्री टेक्निक होती है कि आपके अंदर बहुत सारा कंटेंट है लेकिन आपको वो की पॉइंट्स नहीं पता कि वो निकलेगा कैसे। जैसे आपको कोई मेंस में आंसर लिखना आ जाए, कोई एस्से लिखना आ जाए, कि आप कितने डायमेंशन से उस चीज को सोच सकते हो। जैसे अपने दिमाग में कोई भी एक एग्जांपल लो ऑफ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। यूएसए सोच लिया सबने? ठीक है जी। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी पुअर कंट्री। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, कौन सी सोची? सोमालिया, ओके वेरी गुड। जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ठीक है, तंजानिया, वेरी गुड। एक बहुत अमीर एक बहुत गरीब कंट्री चुन ली हमने। सो नाउ व्हाट इज द रोल दैट social factors play in USA being very developed and let's say Somalia being very underdeveloped? What is the role that political institutions may play, that historical factors may play, that education may play, environment may play, है ना? और क्या था एक ई? एल से लीगल, टेक्नोलॉजिकल, रीजनल, रिलीजियस, इंटरनेशनल। ई से एक और था, तो इस फिल्ट्री टेक्निक होती है कि आपको किसी चीज के कितने डायमेंशंस पे सोचना है। अब अगर मैं आपको सिंपल सोचने को बोलूं कि क्या रीजन है कि यूएसए इतना डेवलप्ड है और सोमालिया इतना अंडर डेवलप्ड है, तो आपके दिमाग में हद से हद 2 या 3 रीजन आ जाएंगे। ऐसे होगा ना? रीजन पूछ रहे हैं हम, फैक्ट्स ये नहीं बताओगे आप यहाँ पे कि यूएसए के पास बहुत पैसे, क्यों है ये पूछ रहे हैं हम। तो आप शायद हिस्टोरिकली सोचने लग जाओ, ये यूएसए जो है उसको इतने साल पहले इंडिपेंडेंस मिल गई थी, वहां पे शायद रिसोर्सेज मिलते होंगे, ये दूसरा रीजन हो सकता है। वहां के लोग शायद ज्यादा मेहनत करते होंगे, सोमालिया के नहीं करते होंगे। ऐसे कोई 2-4 रीजन आ जाएंगे, बट ये आपका इतने सारे डायमेंशन कवर करता है। लेट अस से नंबर 1, व्हाट रोल डज सोसाइटी हैव टू प्ले इन मेकिंग अ कंट्री डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड? बताओ। ये तो हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल के हम कितने प्लेन्स पे सोच सकते हैं। अब हम इसमें हर एक वर्टिकल में अगर अंदर जाएं तो लेट अस से व्हाट रोल डज सोसाइटी प्ले इन मेकिंग अ कंट्री और अ पर्टिकुलर लेट्स से एरिया डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड? बताओ। यूनिटी, ओके चलो बताओ बताओ। गलत हो जाएगा बट ब्रेनस्टॉर्मिंग का है ये टॉपिक। बताओ। जितने ज्यादा सोशल टैबूज, स्टीरियोटाइप्स
या लिमिटेशंस किसी सोसाइटी में होगी, उतनी ही ज़्यादा कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ईरान में ये कहते हैं कि विमेन कैन नॉट ड्राइव कार्स, तो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया में अगर आप यहाँ चंडीगढ़ में सड़कों पे निकलो, अगर आप 100 गाड़ियां देखोगे उसमें कम से कम 30 से 40 गाड़ियां, इन मैनी केसेस 60-70 कार्स आर बीइंग ड्रिवन बाय विमेन हु आर समटाइम्स नॉट अकम्पनीड बाय एनीवन। ईरान में रूल है कि विमेन गाड़ी नहीं चला सकती, अगर चलानी है तो साथ में मेल कंपेनियन होना जरूरी है। ये कैसा रोल है, लॉ है, लिमिटिंग, सच ए लिमिटिंग लॉ। उससे भी एक स्टेप और ऊपर चलते हैं हम, अफगानिस्तान में लड़कियां पढ़ भी नहीं सकती हैं, एक और स्टेप ऊपर, वो बहुत ही महान लोग हैं। सो इफ यू आर डायरेक्टली सेइंग कि एक देश के आधी पॉपुलेशन पढ़ ही नहीं सकेगी, सो व्हाट लेवल ऑफ इम्पैक्ट इट विल हैव कि उन लोगों के पास कभी नॉलेज नहीं आएगी, तो स्किल्स कैसे बनाएंगे, सो हाउ विल दे बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, नेवर। आप सोच सकते हो कि कोई अनपढ़ लड़की बड़ी होकर पॉलिटिशियन बन जाएगी? आज के जमाने में, आज से 50 साल पहले हो सकता था, आज की डेट में यू नीड वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस जिनको बोलने का भी सब पता हो और जिनको समझ भी सब आता हो, लाइक उमर अब्दुल्ला, लाइक अरविंद केजरीवाल, यू नीड दैट काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस। लेकिन अब एक कंट्री में आधी पॉपुलेशन को तो आपने पढ़ना ही नहीं मना कर दिया है, तो फिर इसीलिए वो अफगानिस्तान है। So you see how societal factors play a role. So the more there are taboos, the more there are restrictions, the more there are stereotypes regarding gender, caste, race, religion, place of birth, the more the lesser developed that society is. अब ये सारे वर्ड जब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15-16 दिमाग में आ रहा है, that is precisely what it means. तो हमने उसमें लिख दिया कि no discrimination on all these grounds. तो मतलब we are societally, legally a very free society. तो ये है social factors. तो अब maybe in Somalia all these things are there, but in US the society is so very open कि वहां पे ऐसी कोई restriction नहीं है. So US is a country जहां पे शायद अगले महीने दुनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनने वाली है, बट कैन सोमालिया एवर थिंक कि वहां पे कभी फीमेल हेड ऑफ स्टेट बनेगी? मिनिस्टर बनना और एमपी बनना तो चलो फिर भी शायद 2-4 होंगी वहां पे, बट दैट अ हेड ऑफ स्टेट कैन बी सच। अब इंडिया, वी हैव हैड अ प्राइम मिनिस्टर इन इंदिरा गांधी एज अ वुमन, वी हैव हैड 2 वुमेन प्रेसिडेंट्स, एक तो द्रौपदी मुर्मू, एक इससे पहले थी। So we have had such people. We have had a female finance minister, female defense minister रह चुकी हैं, इंदिरा गांधी was a female defense minister, फीमेल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, लोकसभा स्पीकर, और ये सारी मैं वो पोजीशंस बोल रहा हूँ जो एक्चुअली में पावर बिल्ड करती हैं। ऐसे नहीं कि किसी को नाम के लिए बना दिया, चलो एक प्रेसिडेंट को अगर हम छोड़ दें, अदरवाइज ऑल अदर पोजीशंस एक्चुअली कैरी अ लॉट ऑफ पावर। तो मतलब इंडिया में जेंडर वाला वो केस नहीं है। कास्ट की बात करें, वी हैव हैड सो मेनी शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ओबीसीज एज प्राइम मिनिस्टर्स, एज एमपीज, रिजर्वेशन ही दे रखी है हमने उनको सारी टॉप पावर पोजीशंस में। सो दिस इज जस्ट वन फैक्टर वी आर डिस्कसिंग। सेकंड, पॉलिटिकल, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, मेक्स ऑल द डिफरेंस एक्चुअली। देयर आर एक्सेप्शंस हियर, जैसे इसी पॉइंट पे काउंटर किया जाता है इनकी थ्योरी को, ये थ्योरी इन्होंने दी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये काउंटर यहां पे दिया जाता है कि चाइना इज मच मोर डेवलप्ड देन इंडिया, चाइना इज मच मोर डेवलप्ड देन इंडिया इज, बट चाइना इज अ डिक्टेटरशिप, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। तो ये कैसे है? मतलब कहीं कहीं थ्योरी जो है ये है तो थ्योरी ही, इट्स नॉट परफेक्ट। तो पॉलिटिक्स में वेदर इट्स अ डेमोक्रेसी or whether it's a dictatorship, whether the rights are available to the people, a representation is available to different sections of society, that is also a role to play in whether a country is developed or not. Again, सारी चीजों के ऊपर आप ये एनालिसिस कर सकते हो। Again, historically speaking, let us say, जितनी भी कंट्रीज कॉलोनीज रह चुकी हैं वो सभी गरीब हैं। तो अगर आपको कॉलोनाइजेशन के टाइम का पता है, ब्रॉडली स्पीकिंग साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये कॉलोनाइज हुए थे, और यही आज की डेट में डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड रीजन है। और जो नॉर्थ है पूरा, जिसे हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, तो वो सारे कॉलोनाइजर्स थे।
विच इंक्लूड्स यूएसए। यूएसए पहले कॉलोनी था, बाद में वो कॉलोनाइजर भी बन गया था। सो यूएसए और यूरोप तो पूरा ही, पोर्टुगल, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे कॉलोनाइजर्स थे, इन्होंने जाके पूरी दुनिया पे कब्जा किया था। सो दैट ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले। सो हिस्टोरिकली वेदर यू वर अ कॉलोनाइजर or you were a colony plays a huge role in deciding whether you are a developed or a developing country. Educational levels कैसे हैं, environment और geography कैसी है। Let us say environment और geography की बात करें, मिडल ईस्ट में क्या है, डेजर्ट ही है सारा। So until they found oil, it was considered, जिसको कहते हैं ना एक उनके बारे में एक बात कही जाती है, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि जो वहां गया वो मरेगा, इतनी गर्मी है, कुछ खाने को नहीं है, कोई फसल नहीं उगती वहां, कुछ मिलता नहीं है, तो ये तो दिस इज लाइक डेड एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि सभी लोग यहां से बाहर मूव कर जाओ तब कुछ होगा। बट द मोमेंट दे फाउंड ऑयल इन दैट डेजर्ट, तो आज आप देख लो कि दुबई कैसा दिखता है ना। ऑल दैट वेल्थ इज बिल्ट फ्रॉम ऑयल, यानी कि ज्योग्राफी प्लेड अ रोल, ज्योग्राफी प्लेड अ रोल, है ना। सो लेट्स से अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो एज यू मूव अहेड इन टाइम, आपको रियलाइज होता है कि आगे चल के चीजें क्या होंगी, उन्हें क्योंकि नेवर प्रिडिक्ट। आज से 50-60 साल पहले वहां पे ऑयल मिला तो किसी महानुभाव ने उसी टाइम पे प्रिडिक्ट कर दिया था कि यार ये तेल तो खत्म हो जाएगा, दुनिया में इतना तेल थोड़ी है, विच इज राइट। अब खत्म होने वाला है अगले 15-20 साल में, लेकिन अगले 10 साल में जरूरत ही नहीं रहेगी ऑयल की। देन व्हाट, किसी ने सोचा था उस टाइम पे कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने लग जाएंगे जी? नो वन थॉट आज से 50 साल पहले। तो फिर इस डेजर्ट का क्या होगा? फिर यही डेजर्ट सोलर प्लांट्स लगाने के लिए काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत पड़ती है। सो वन थिंग लीड्स टू अनदर। सऊदी अरेबिया को ये बात समझ आ गई, यूएई को बात समझ आ गई है, सो दे आर नाउ बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट्स और सोलर पावर पार्क्स। तो हाउ ज्योग्राफी प्लेज अ रोल, ज्योग्राफी नॉट नेसेसरली इन रिसोर्सेज, ऑल्सो लोकेशन। अगर आप, एक बड़ी सिंपल सी रिसर्च है, अगर आप एक ट्रॉपिकल कंट्री हो तो आपकी जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा सिर्फ खुद को ठंडा रखने में ही चला जाता है। सच एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंडिया में अगर एयर कंडीशनिंग नीड्स को हम छोड़ दें तो इंडिया की जीडीपी अगर अभी 7% से ग्रो करती है तो वो 9% से ग्रो करे। 2% इज अ ह्यूज नंबर। तो कहां जाता है वो इतना जीडीपी? सोचो कि हमने इस टाइम पे हमारी जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 500 गीगावाट के आसपास है। 500 गीगावाट सेटअप करने के लिए हमें कितने डैम्स बनाने पड़े, कितना रिन्यूएबल करना पड़ा, कोल थर्मल पावर प्लांट्स लगाने पड़े। तो वो सारे में से ऑलमोस्ट 40% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग समर टाइम गोज फॉर जस्ट एयर कंडीशनिंग। जब यहाँ पे ग्रिड कोलैप्स होने लग जाते हैं, बिजली जाने लग जाती है, इतना प्रेशर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज अ सिमिलर कंट्री इन मिड लैटिट्यूड्स, उनको ये खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो उनका कितना पैसा बचेगा जो उन्होंने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे लगाया। या अगर लगाया तो वो बिजली सिर्फ ठंडा रखने में नहीं चली जाएगी। अब एसी चल रहा है यहाँ पे, सो 1 घंटा अगर एसी चलेगा तो लेटेस्ट से 100 रुपए की बिजली फूकती है, तो अगर एसी बंद कर दोगे तो वो कहाँ गए 100 रुपए? इन दी एयर। कुछ हुआ क्या उससे? अगर उसी बिजली से कुछ प्रोड्यूस कर देते हम, जो शायद हम यूज करते या एक्सपोर्ट कर देते, तो ये बहुत बड़े स्केल पे होता, तो कंट्री की जीडीपी पे क्या फर्क पड़ता? This calculation. So now if you see geographically, all the European countries are in the mid latitudes. वहां पे ठंड पड़ती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, वहां पे गर्मी पड़ती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है। So they are in the mid latitudes, यानी कि वो टेम्परेट जोन में आते हैं, between tropic of let us say Capricorn and Arctic Circle. तो यूरोप, and again you continue the line, you reach United States of America. So this is a sweet spot geographically, if not resource wise but location wise. तो उन्हें उतना नहीं सोचना पड़ा मौसम से लड़ने के लिए। The seasons are almost pleasant throughout the year. तो geography plays a role in making country less developed. फिर लोगों का काम करने को मन करता है कि नहीं करता है? Such a small thing, but if the weather is pleasant throughout the year, बहुत ज्यादा मन करेगा। यहाँ पे 2 महीने हम हीट वेव से जूझते रहते हैं, 2 महीने अब कोल्ड वेव से जूझते रहेंगे, फिर बारिशें आ जाती हैं तो पानी भर जाते हैं हर जगह पे। सीजन से ही फाइट करते हैं हम, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। लेकिन अगर कहीं पे एक तरह का क्लाइमेट हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सिंगापुर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस, हाउ ज्योग्राफिकल लोकेशन कैन प्ले अ रोल। नाउ दे डू नॉट हैव एनी रिसोर्सेज,
सिंगापुर में कोई माइनिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। सिंगापुर इज लाइक जितना चंडीगढ़ का साइज है इससे कुछ 10 गुना होगा बस। लाइक अगर चंडीगढ़ 100 स्क्वायर किलोमीटर है, 110 स्क्वायर किलोमीटर है, दैट इज लाइक 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स। बट देयर लोकेशन इन 2 वेज इज एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट। पहला कि वो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पे फॉल करते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल टॉप पे वो फॉल करते हैं, जहां से दुनिया का 20 to 30% कार्गो ट्रैफिक निकलता है। तो इसलिए उन्होंने पोर्ट बनाया, जो कि आज दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है। तो ट्रांसशिपमेंट से वो पैसे कमाते हैं। पहला रीजन ये कि वो कहां पे लोकेटेड है। दूसरा, सीजनली दे आर एब्सोल्युटली ऑन द इक्वेटर, दे आर एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर, मतलब उनकी जो लोकेशन है दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो वहां पे भी यूनिक ये है कि वो लैंडलॉक्ड नहीं है, वो एक कोस्टल कंट्री है, मतलब 3 तरफ से समुद्र है उनके पास। तो उस यूनिक लोकेशन की वजह से वहां पे पूरा साल सेम टेम्परेचर रहता है, जो कि ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडा है। हैरानी की बात है ये, अदरवाइज इक्वेटर पे कोई कंट्री है तो वो सारा साल गर्म रहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल नहीं है, मतलब वो लैंडलॉक्ड नहीं है, चारों 3 तरफ समुद्र है, तो वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से मॉडरेटिंग इफेक्ट है। मतलब पूरे साल ना तो वहां बहुत गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन 365 दिन के बिकॉज इट इज अ ट्रॉपिक, तो वहां पे सी वाटर जो है वो गर्म होता है, लो प्रेशर बनता है, शाम को बारिश होती है एवरी डे, every single day. So they have used location to their advantage. They do not need to invest a lot in heating infrastructure. They need not invest in air conditioning infrastructure, but they have taken advantage of their sea lane of communication wali location. They have built their entire economy around them. So geography does play a role. अब same इतनी ही बड़ी कोई country अगर अफ्रीका में हो और लैंडलॉक्ड हो, तो उसको ना तो sea lane of communication का फायदा मिला, so geography played a role here. एंड सिमिलरली वहां पे अब वो ट्रॉपिक पे भी हो अगर, लेकिन लैंडलॉक्ड है, तो वहां इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा। सो हाउ 2 फैक्टर्स एट डिफरेंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड, 2 टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज। एक जो इतनी गरीब है जिसका शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, कोट डी आइवर इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, या लेट्स से डोमिनिकन रिपब्लिक, बहुत गरीबी, बुरा हाल। But on the other hand, you have a similar country with a similar population, उससे बहुत छोटा एरिया, but just because of geographical location and how they used it, have made it one of the most developed countries in the world, which is Singapore. तो geography plays a role. तो आप इन सब के बारे में सोचेंगे और उसका आंसर निकालेंगे. So what they have said in this research, ये 3 लोग हैं, Darren Acemoglu, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन. अगेन तीनों के तीनों जो हैं वो अमेरिकन हैं. MIT, दो तो MIT के प्रोफेसर हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन माना जाता है. जैसे इंडिया में हम IITs को मानते हैं, तो दुनिया में अगर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको नंबर 1 इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी में माना जाता है, दैट इज MIT, US में है. और ऑफ कोर्स येल यूनिवर्सिटी, ये भी US में है. तो येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, MIT, ये सारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं या इन्होंने PhD कर रखी है इन जगहों से. तो इन्होंने क्या बोला है, द रोल सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस प्ले इन अ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी. यानी कि यही सब जो हमने डिस्कस किया है कि कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, कहीं पे इंस्टीट्यूशंस जो है वो फ्री स्पीच प्रमोट करते हैं, कहीं पे इंस्टीट्यूशन स्पीच दबा देते हैं, लाइक इन चाइना. सो दीज डू प्ले अ रोल. देन जब इनको काउंटर किया गया चाइना और इंडिया के एग्जांपल देके कि देखो चाइना में डिक्टेटरशिप है, वो भाई कितना प्रॉस्परस है, और इंडिया में डेमोक्रेसी है, सब कुछ बढ़िया है, पर फिर भी वो चाइना से 5-6 गुना कम है. देन दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट विल टेक टाइम, बट ओवर टाइम अगर इंडिया में इतने ही फ्री इंस्टीट्यूशंस रहे और चाइना में इतने ही रिग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस रहे, देन ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स दिस सिचुएशन विल बी रिवर्स्ड. और ये आज में दिख भी रहा है. चाइना का अगर जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी एब्सोल्यूट नंबर कितना भी हो, हमारा $4 ट्रिलियन है, उनका $20 ट्रिलियन है, लेकिन अगर हम ऐसे ही रहे और वो भी ऐसे ही रहे इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी एंड एवरीथिंग, तो हमारा ग्रोथ रेट 7 से 8% है, उनका ग्रोथ रेट 2-3% है. We will surpass them sooner or later. So in the long term, if you need prosperity, what plays a role is all these societal institutions. With empirical data they have shown this. तो ये रिसर्च है जिसकी वजह से इन्हें
नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस मिला है. सो इफ यू वांट टू मेक, अब इनकी रिसर्च को यूज कैसे किया जा सकता है? सो इफ यू वांट टू मेक अ कंट्री डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको ये सारे इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म करने पड़ेंगे. नाउ लेट्स से अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग हो रही है और वहां पे कोई एक राइट माइंडेड बंदा हो और वो बोले कि देखो इस बार का नोबेल दिया गया है, लेट अस डिस्कस इट, कि उनके मॉडल से हम अफ्रीकन कंट्रीज में कैसे चेंजेस ला सकते हैं. दे कैन डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट कि देखो इन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है, यहाँ डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करते हैं. बट नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कम से कम 4 से 5 कंट्रीज होती हैं जहां पे या तो सिविल वॉर चल रही होती है, या 2 आर्मीज आपस में लड़ रही होती हैं, 2 आर्मीज एक ही कंट्री में आपस में लड़ रही होती हैं, या फिर मिलिट्री कू चल रहा होता है. आज भी ऐसा ही है. तो ऐसे लोगों को आप बोलोगे कि यार छोड़ दो ये हथियार, क्या पड़ा इसमें, चलो डेमोक्रेसी लेके आते हैं, तो वो मान जाएंगे आपकी बात? नो. सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिफॉर्म, बट यू नो द आंसर. इस रिसर्च से यू एब्सोल्युटली नो द आंसर विद एम्पिरिकल डेटा कि ये चीजें कर लो तो तुम्हारे यहां इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ जाएगी. इजियर सेड देन डन, है ना. एक इसमें एग्जाम्पल देखो, टेक्नोलॉजी. इंडिया में आज से 10-12 साल पहले तक, 2010 तक, लेटर से 10, 11, 12 तक बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स लाई गई, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट भी लेके आई, बीजेपी भी लेके आई, लेकिन उनका उतना असर नहीं दिखता था कभी. बट फॉर द लास्ट 10 years और सो वी हैव सीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया. जब से आधार की हमने सैचुरेशन अचीव की है, तब से ऑलमोस्ट हर चीज कंपाइल होनी शुरू हो गई है. वी हैव सीन यूपीआई बिकमिंग अ सक्सेस. वी हैव सीन जनधन योजना में 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले. वी हैव सीन स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, है ना. वी हैव सीन आयुष्मान भारत योजना में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल रिफंड्स मिले. सो व्हाई आर वी सीइंग स्कीम्स परफॉर्मिंग टू अ स्केल जो कि पहले कभी नहीं कर पाए हम 60 साल में? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. अब ये किसी एक गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता. इसको शुरू किया था कांग्रेस ने, आगे बढ़ाया बीजेपी ने. अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि पॉलिसी कंटिन्यूटी हो. तो इतना जबरदस्त अगर हम सैचुरेशन अचीव कर पा रहे हैं कि हर स्कीम में हम 90% प्लस पे जा रहे हैं, जहां हम आधा भी कभी क्रॉस नहीं करते थे, दैट इज ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस. हर चीज से लिंक्ड है. आईटीआर इतनी ज्यादा क्यों फाइल होने लगी है? बिकॉज पहले डुप्लीसिटी होती थी, अब आधार लिंक कर दिया है पैन को. सो you cannot not file an ITR. All the things are now digitized. आपके पास ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा. अगर आपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस पूरा साल की होंगी तो आपको आ जाएगा कि यार तुमने इतने लाख की ट्रांजैक्शन किया और ये ITR तुमने फाइल नहीं किया. गिव एन एक्सप्लेनेशन. एवरी ईयर मिलियंस ऑफ नोटिसेस आर सेंट टू पीपल जो ITR फाइल नहीं करते. पहले नहीं हो पाता था ये. कौन इतने करोड़ों कागजों को बैठ के छांटेगा, क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन था. सो नाउ ऑल दिस डेटा इज online and linked. So technology, what role it can play in making a society inclusive, in raising the stature of socio-economic status of people. इसी साल के शुरू में डेटा आया ना नीति आयोग का, पॉवर्टी से रिलेटेड. So we have in the last 11 years pulled 25 करोड़ people out of poverty. 25 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है इंडिया में, which is the largest number anywhere in the world. सबसे बड़ा उसका रीजन है टेक्नोलॉजी and how we used it. और ये तब पॉसिबल हो पाया जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो सभी तरह की टैबूज, रिस्ट्रिक्शंस को दूर करता है. सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं. दैट इज वाई जितने भी ये रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वो, दे ऑल सी इंडिया एज अ प्रॉमिसिंग कंट्री, क्योंकि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस अच्छे चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन चीजों का असर हो रहा है. राइट. रीजन, रिलीजन का क्या रीजन है, इंटरनेशनल का क्या रीजन है. सो ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड द रोल दे प्ले, इस पे इनकी पूरी रिसर्च है. ठीक है जी. इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी. Societies with a poor rule of law and exploitative institutions do not generate growth or change for the better. This is what they have concluded. So they have said कि भाई जहाँ rule of law बुरा है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ये सब लिस्ट बना दी है इन्होंने कि ये सब चीजें जहाँ पे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट होने का चांस ना बराबर है, और जहाँ ये सब है वहाँ अगर अभी डेवलपमेंट नहीं भी है पर आने वाले टाइम में हो जाएगी. They have
like comprehensively termed all these institutions as the major reason. तो इनकी रिसर्च को कहा जाता है the role of institutions in the development of a society. Now institution means सारी तरह के political, social, economic, ये वो सब, right? तो अगर इस रिसर्च को इम्प्लीमेंट करना हो तो उसका यही तरीका है कि अगेन इट डिपेंड्स ना, इट डिपेंड्स. कोई कंट्री अगर सोचे कि इससे सीख लेते हैं हम, सो दे हैव टू रिफॉर्म. सो इफ समवन हैज टू इम्प्लीमेंट दिस, दे नीड अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स. लेट्स सी. ठीक है जी, दैट्स ऑल.